मित्रों, अब बात करेंगे हम लोग राजस्थान के सर्वे की और इस फाइनल ओपिनियन पोल की। ईडी का हल्ला अगर छत्तीसगढ़ में है तो राजस्थान भी उससे बचा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से ईडी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा गहलोत के करीबी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उनके बेटे भी ईडी की रडार पर हैं। डोटासरा के घर ईडी पहुंची थी। ईडी के एक्शन पर पॉलिटिकल रिएक्शन से कहीं बड़ा राजस्थान का चुनाव भी है। राजस्थान की जनता ने क्या मन बनाया है? क्या कांग्रेस पार्टी में इतनी स्टीम दिखाई दे रही है कि गहलोत फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए? और वो भी जो चलन देखने को मिला राजस्थान में पिछले 3.5 दशक का कि कोई सरकार रिपीट नहीं होता, उसके बावजूद क्या बीजेपी को अपने मुख्यमंत्री को बनाने का मोमेंटम हासिल हो चुका है? शुरुआत करते हैं राजस्थान की ओपिनियन पोल की। बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हर्षवर्धन जी, संजीव जी और भूपेश, माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे मित्र जो है भावेश झा वो भी हैं। लेकिन पॉलिटिकल मेहमान जुड़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में आज भी ईडी की छापेमारी चल रही है और इसको कांग्रेस पार्टी इसके जरिए एक सिंपैथी लेने की, सहानुभूति लेने की कोशिश जो है वो करना चाहती है कि आखिर चुनावों में ईडी इतनी एक्टिव क्यों हो जाती है। लेकिन जनता के बीच में अशोक गहलोत को इसका कोई प्रभाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका इससे कोई कुछ हासिल होगा या नहीं होगा, यह अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। हम आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि राजस्थान का पिछला ओपिनियन पोल क्या कह रहा था। ये ओपिनियन पोल हमने 20 अक्टूबर को दिखाया था आपको। 15 दिन के अंदर कितना बदला है राजस्थान का परिदृश्य, ये आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर इसका नतीजा है। 2018 के आंकड़े भी आपके सामने हैं, जब 73 सीट बीजेपी को और 100 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। और 20 अक्टूबर का ओपिनियन पोल बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां से काफी लंबा फासला तय कर लिया। 125 सीट तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी हमको आज से 15 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी 72 पर रुकती हुई, ठहरती हुई दिखाई दे रही थी। अब देखना होगा कि आप कांग्रेस पार्टी अपना ग्राफ मजबूत कर पाई यहां से इन 15 दिनों के अंदर। क्या यहां से उसकी जर्नी ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफी कुछ काम करता हुआ इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात, जनता का मिजाज जो हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन क्या इस बार भी वैसा ही कुछ मामला है? इससे एक चुनाव और पीछे आप जाइए, 2013 को याद कीजिए। कांग्रेस पार्टी चुनाव केवल हारी नहीं थी, बहुत बुरी तरह चुनाव हारी थी। केवल 21 सीट पर जाकर के सिमट गई थी कांग्रेस पार्टी। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पिछला ओपिनियन पोल भी अगर 72 पर कांग्रेस पार्टी को बता रहा है, तो इसमें अशोक गहलोत की कहीं ना कहीं ये कामयाबी तो दिखाई दे रही है कि आज कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को नजदीकी चुनाव बनाने की हालत में नजर आती है। लेकिन यहां से उसको वो और करीब का चुनाव बना पाई है या फासला भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, अगले 1 घंटे के अंदर हम इसी पर बात करने वाले हैं। मैं आपके सामने आंकड़े जो है वो रखने जा रहा हूं एक एक करके। पहला क्षेत्र जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है जोधपुर और धौलपुर का इलाका। जयपुर और धौलपुर का इलाका, माफ कीजिएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगता इलाका, राजस्थान में जिसको धुनाड़ क्षेत्र भी कहते हैं। जयपुर और धौलपुर के इस रीजन के बड़े शहर मिलाकर के 48 सीटें राजस्थान की विधानसभा में बनाते हैं। और जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा, ये लोकसभा सीटें हैं जिनसे मिलकर के एक क्षेत्र बनता है। ये राज्यवर्धन राठौड़ का इलाका है। बीजेपी के सांसद बालकनाथ भी यहीं से आते हैं, जिनके लिए योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है। बालकनाथ के अलावा विश्वेंद्र सिंह, किरोड़ीलाल मीणा और कांग्रेस के राजेंद्र यादव इसी क्षेत्र के नेता हैं। सचिन पायलट के लिए भी ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के दौसा से सचिन पायलट भी चुनाव लड़ते रहे हैं। बीजेपी की सांसद दिया कुमारी जयपुर राजघराने से आती हैं। अब ये जयपुर धौलपुर का इलाका किसे जिता रहा है, आइए राजस्थान के पहले हिस्से का, पहले क्षेत्र का ओपिनियन पोल आपके सामने हम रखते हैं। फिर बता दूं, फाइनल ओपिनियन पोल है वोट पड़ने से पहले। इन 48 सीटों में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखती है। 26 सीटें इस इलाके में बीजेपी जीत सकती है और 2018 की तुलना में 18 सीटें ज्यादा होगा। यानी पिछली बार केवल 8 सीटें बीजेपी यहां पर जीती थी, अब वो 28-26 तक पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी 29 से गिर करके 20 सीटों पर आ गई है। तो इसी क्षेत्र में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 साल में चुनाव कितना बदल गया और उसके साथ साथ दोनों पार्टियों की किस्मत भी कितनी बदलती हुई दिखाई दे रही है। ये साफ साफ आपको जो कैपिटल एरिया है राजस्थान का, जयपुर का इलाका और धौलपुर का इलाका, उसके बीच में आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत सारे बड़े चेहरे जो इस इलाके से आते हैं, संजीव जी, 5 साल में वही होता हुआ दिखाई दे रहा है जो पिछले 3 दशक में होता हुआ दिखाई दिया, कम से कम इस इलाके में।
देखिए, बिल्कुल ये इन चुनावों की बानगी आपको इस क्षेत्र से मिल जाती है। आप जिसको दुंधौर रीजन कह रहे हैं, जिसमें जयपुर से लेकर धौलपुर तक की सीट्स है, उसके अंदर से अगर हम जयपुर डिस्ट्रिक्ट की सीट्स हटा दें और सिर्फ पूर्वी राजस्थान जो बचा हुआ, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, ये क्षेत्र रखें तो वहां पे 36 सीट्स होती हैं और 36 में से सिर्फ 4 कांग्रेस हारी थी, 32 सीट्स वो जीते थे। अब वहां वो 32 सीट रिपीट करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि क्या है कि इस पूरे एरिया में गुर्जर वोट का बहुत महत्व है और पिछले इलेक्शन में कुछ लोकल कारणों की वजह से और ऑफ कोर्स पायलट के प्रभाव की वजह से गुर्जर और मीना जो 2 डोमिनेंट कास्ट हैं इस एरिया के, उन्होंने मिलकर वोट डाला था। अब की बार वो वोट बिखर गया है। गुर्जर स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि अगर सचिन पायलट खुद आके हाथ जोड़ के भी हमें कहें कि भाई कांग्रेस को वोट दो, तो हम नहीं देंगे। हम उनको कह देंगे जब कांग्रेस पार्टी आपकी नहीं सुनती तो हम आपकी क्यों सुने। ऐसे खूब सारे वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे स्थानीय स्तर पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यही सवाई माधोपुर बेल्ट की सीट है, शायद करौली है, जहां से दर्शन सिंह गुर्जर कांग्रेस के कैंडिडेट होने वाले थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो बीजेपी में चले गए। तो काफी अदला बदली हो रही है और इस इलाके में ईस्टर्न राजस्थान में पिछड़ने की वजह से और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पिछड़ने की वजह से कांग्रेस एकदम से बैकफुट पे आ जाती है, क्योंकि जो उसकी पूरी सियासी गणित थी 2018 की, वो बहुत कुछ 80% इस क्षेत्र पे केंद्रित थी और यहाँ पे वो पिछड़ती हुई दिख रही है। तो जैसे जैसे आपका सर्वे खुलेगा, एक दो चीजों पे मेरा शायद आपके पिछले ओपिनियन पोल से कुछ भिन्न मत है, जिसको मैं नहीं, ठीक है सर, आगे उस पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन आपने कहा कि ये बहुत क्रूशियल एरिया है कांग्रेस पार्टी के लिए और यहां पर पिछड़ती हुई कांग्रेस पार्टी, तो उसके लिए खराब संकेत है ये। हमारे साथ दोनों मेहमान बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। राखी राठौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है। राखी जी, स्वागत है आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। चतुर्वेदी जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने साथ साथ कोटा टोंक का भी 24 सीटों का सर्वे रख दूं, फिर आप लोगों के पास में आता हूं। 24 सीटें कोटा टोंक के रीजन में, यहां का सर्वे भी आप देख लीजिए। यहां की जो लोकसभा की 3 सीटें हैं वो है टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा और झालावाड़, बारां। टोंक सचिन पायलट का इलाका अपना है, लेकिन सचिन पायलट के बारे में और लोग खासतौर पर गुर्जर समुदाय के लोग क्या मन बना रहे हैं वो आपने संजीव जी के ओपिनियन में जान लिया। सचिन पायलट टोंक के विधायक हैं, इस बार भी टोंक से ही चुनाव लड़ रहे हैं। झालावाड़ की झालरपाटन सीट से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती आ रही हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। अब जरा सर्वे के नतीजों पर हम निगाह डाल लेते हैं। ये 24 सीटें क्या बताती हैं, सर्वे क्या दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 13 सीटें जीत सकती है और ये 2018 की तुलना में 2 सीटें ज्यादा है। बीजेपी अपने प्रदर्शन को बेहतर कर रही है। कांग्रेस पार्टी यहां पर 11 सीटें जीतती दिखाई देती है, ये 1 सीट का नुकसान है और एक और सीट जो कम हो रही है वो अन्य के खाते से कम हो रही है, अन्य की टैली से कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां भी आपको दिखता है जैसा जयपुर धौलपुर के रीजन में आपको दिखा था, बीजेपी बेहतर करती है पिछले चुनाव की परिस्थिति में, उसकी तुलना में ऐसा ही साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कोटा टोंक के रीजन में भी। तो पहले मैं पहले कमेंट लेना चाहूंगा राखी राठौड़ जी का। राखी जी, जयपुर, धौलपुर, टोंक, इसके अलावा कोटा, इन इलाकों के अंदर आपकी पार्टी सर्वे ये बता रहा है बेहतर कर रही है, 18 से काफी अच्छा कर रही है, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है। देखिए सौरभ जी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ओपिनियन पोल आपके आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे हर रीजन के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेटर करेगी। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई थी, आधी कांग्रेस पार्टी जो है वो कुर्सी खींचने के लिए, आधी कुर्सी बचाने के लिए जो काम कर रही थी, उसका जो प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से जनता को जो प्रॉब्लम्स हुए, उसकी वजह वो मेजर कारण है जिसकी वजह से राजस्थान में इस तरह के ओपिनियन पोल आ रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार भी कौन से लेवल पर, पानी पिलाने जैसे विभाग के अंदर हम देख रहे हैं 2-3 दिन से ईडी जो है, और इनफैक्ट पहले भी 2-2.5 महीने भी पहले भी एक्शन हुआ था। और राजस्थान से बेहतर कौन समझता है इस बात को कि पानी की वैल्यू क्या है। लेकिन ऐसे विभाग में भी घोटाला, जब 30,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं तो 20,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है। पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा मामला है। युवाओं ने पूरे तौर पर कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक मामले में जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो बहुत ही गंभीर विषय है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार हमने हर लेवल पर देखा, तो वो बहुत जरूरी चीज है जिसकी वजह से राजस्थान के जो लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री जी पहली बार तो मुख्यमंत्री है नहीं, इन्होंने पहले भी 2 बार जो है राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को संभाला है, लेकिन इनके कार्यकाल के बाद 2003 में 56 पे, 2013 में 21 सीटों पर आकर के कांग्रेस पार्टी निपटी थी। यानी साफ दिखाता है
गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, और वो गवर्नेंस आपको अभी भी नजर आएगी जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे 3 तारीख को। देखिए, आपने भी जिक्र किया भ्रष्टाचार के मामलों का, ईडी का। अब ये चुनावों का मौसम ज्यादा है या रेड का मौसम ज्यादा है, पता नहीं लग रहा है हमको, चतुर्वेदी जी। लेकिन देखिए, फिलहाल बीजेपी तो इसको भुनाने की कोशिश करेगी, कोशिश आप लोग भी कर रहे हैं सिंपैथी की गेन करने की, ये बताने की कि भाई देखिए केंद्र के हाथ में जो है एक औजार लग गया है केंद्रीय एजेंसियों के तौर पर, तो वो उसका इस्तेमाल कर रही है। छत्तीसगढ़ में हमने दिखाया, अभी आप लोग जुड़े उससे पहले, कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, सरकार भी बनाती हुई दिख रही है। राजस्थान में लेकिन अभी तक जो हमने 3 क्षेत्रों की बात की है, पिछड़ती दिखती है। देखिए, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी हाँ, आ रही। हाँ, देखिए, राजस्थान में एक ही मुद्दा है। वो मुद्दा यह है कि एक तो केंद्र सरकार जो महंगाई और बेरोजगारी का बोझ डालती है, और एक अशोक गहलोत सरकार है जो महंगाई से राहत देती है और बेरोजगारी के खिलाफ मिनिमम इनकम की गारंटी देती है। दूसरी चीज, आपने ईस्टर्न राजस्थान ईस्टर्न राजस्थान के एरिया का हमें सर्वे दिखाया है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाने का वादा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनसभा में, चुनाव में वोट मांगते हुए राजस्थान की जनता से किया था। और यहाँ पे पानी की जो समस्या है उसको लेकर के एक बहुत लंबा और बड़ा आंदोलन यहाँ पे चला, क्योंकि 41% पॉपुलेशन आती है इस एरिया में और करीब 82 सीटें आती हैं। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार आक्रोशित होकर के आम जनता, मैं फिर दोहरा रहा हूं, आम जनता आंदोलन कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को नहीं पता आपका सर्वे, लेकिन मेरा सर्वे और हमारा जो साइंटिफिक सर्वे हमने करवाया वो ये बताता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आज राजस्थान के इस इलाके में प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे जब जब गए, इनकी जनसभाओं से लेकर के यात्राओं तक में अभाव रहा जनता का। और हमारी जो रैली और मीटिंग्स और सारी जो सभाएं हुई, वो जबरदस्त भीड़ के साथ हमने देखा। आपका हो सकता है सर्वे मैं सम्मान करता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, हम फिर 3 तारीख के पश्चात जब काउंटिंग हो जाएगी तब बैठेंगे, तभी आप भारतीय जनता पार्टी और सबको हारते हुए हम यहाँ इसी रीजन में हम दिखाएंगे। जैसे पहले हारे उसी तरह बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि आज अभी तो देखिए छोड़ चुकी है। दूसरे कारण में चतुर्वेदी जी, मैंने केवल 72 सीट का सर्वे रखा, आप कह रहे हैं कि आप सम्मान करते हैं। हो सकता है जब तक सर्वे खत्म करें आपका सम्मान और बढ़ जाए, अगर इसमें कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई देगी तो। आपके सर्वे का सम्मान करता हूं, क्योंकि आपका जो सर्वे है वो आपकी ओपिनियन आपने जहां भी ली है, मैं उस ओपिनियन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन सीधी सी बात है, राजस्थान में आज जो बेहतरीन मुद्दे हैं वो मुद्दे मैंने आपको बताया, महंगाई। नहीं, ये जो आपने अभी जिस मुद्दे का जिक्र किया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान के अंदर है। ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई जोर नहीं है, लेकिन क्या जो आप बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है, इस पर राखी जी कुछ बोलना चाह रही थी। ये पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना का जो मामला है, इस पर कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ खूब प्रचार कर रही है, राखी जी। देखिए सौरभ जी, 2 बातें मुख्य तौर पर अभी स्वर्णिम जी ने कही। सबसे पहले महंगाई की बात की। सौरभ जी, मैं याद दिलाना चाहूंगी, जून के महीने में इन्होंने एक महंगाई राहत कैंप चलाया, और उसके बाद आप हर महीने का डेटा देख लीजिए, जो नेशनल एवरेज है उससे 2% ज्यादा राजस्थान में महंगाई होती है। पिछले महीने का मैं रिकॉर्ड बताऊं तो नेशनल एवरेज जो है वो 5.02% था, तो राजस्थान का 6.53% आ रहा है। यानी महंगाई राहत कैंप लगाने के बावजूद भी अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगाई है तो वो राजस्थान में, क्योंकि यहाँ महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल और महंगी बिजली है। तो इसीलिए महंगाई की कितनी भी क्लेम करें, लेकिन अल्टीमेटली धरातल पे वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। जो राहत आप देना चाहते थे वो हुई नहीं। जहां तक ईआरसीपी की बात कर रहे थे, एक भ्रम की स्थिति लगातार कांग्रेस ने ये फैलाई कि प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में और जयपुर के अंदर वादा किया था। उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि टेक्निकल तौर पे इसकी जांच करा के हम इस बात का प्रयास करेंगे कि सकारात्मक रुख अपनाते हुए ईआरसीपी को नेशनल जो है प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे। लेकिन मैंने आपको फिर जल जीवन मिशन की बात बताई, पानी की बात करते हैं। पानी के लिए कितनी गंभीर है सरकार, ये दिखाता है कि 30,000 करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले राजस्थान को, उसमें से 20,000 करोड़ रुपए घोटालों के भेंट चढ़ गए। एक ऐसी सरकार जो कहती है कि हमें पानी नहीं पिलाया, उसने जब पैसा आया तो उसको भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। आप किस मुंह से पानी की बात करते हैं राजस्थान के लिए? क्योंकि घोटालेबाज सरकार है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ घोटाले किए। अच्छा, चलिए ठीक है, आप इतना घोटालों की बात कर रही हैं, रेड्स की बात हो रही है, लोगों के बीच में सवाल हम लेकर के गए थे कि भाई ये जो छापे पड़ रहे हैं इसका क्या मकसद आपको लगता है? इसमें आपको दिखता है कि भ्रष्टाचार मिटाना मकसद है एजेंसियों का, केंद्र की सरकार का, या ये केवल विरोधियों को डराने के लिए एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं जनता की तरफ से क्या मिला। 51% लोग मानते हैं कि रेड ठीक हो रही है और इसका मकसद सीधे करप्शन पर प्रहार करना है।
46% लोगों का मानना है कि नहीं, ये विरोधियों को, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने का एक अस्त्र है जो मिल गया है केंद्र के हाथ में, क्योंकि एजेंसी है तो उसका इस्तेमाल वो करेंगी। लेकिन राजस्थान में 50% से ज़्यादा लोग, यानी बहुतायत से ज़्यादा लोग मानते हैं भ्रष्टाचार मिटाना है, इसलिए ये कार्रवाई तो होनी चाहिए। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जनता बहुत साफ साफ एक कहें कि अंतर देखती है और उस अंतर के आधार पर भरोसा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो निजी छवि है ये इसमें बड़ी काम आती है। एजेंसियां तो जब भी रहेंगी वो केंद्र सरकार के अधीन होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था यूपीए के समय में कि ये तो पिंजरे में बंद तोता है, सीबीआई के लिए कहा था। तब ईडी उस तरह से काम भी नहीं करती थी, तब तो एक तरह से कहें ना उसके पास अधिकार थे, अधिकार इस सरकार में बढ़े। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर अगर करोड़ों रुपए मिल रहे हैं जगह जगह, अगर साफ साफ दिख रहा है कि एजेंसियां जब वो पकड़ती हैं तो उसके जो तार दिखते हैं वो देश से बाहर तक चले जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान की जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसने जब सचिन पायलट जी सरकार तोड़ने के लिए गए तो उसने सबके फोन टेप करा लिए, यहां तक कि सचिन पायलट का भी कराया। कमाल की बात यह है कि आज तक किसी भाजपा के नेता को नहीं पकड़ा किसको? ईडी के 2 अधिकारियों को। ईडी ने क्या किया? उन दोनों को सस्पेंड किया, पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। अब जाहिर है दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, दोनों के ऊपर मामला चलेगा। अब यह फर्क दिखता है, यहां साफ साफ दिखता है कि जब कार्रवाई हो रही है तो नेता पकड़ में आ रहे हैं, यहां आप अधिकारी को पकड़ के कह रहे हैं कि ईडी हमें पकड़ेगी तो हम भी पकड़ेंगे। इसका मतलब जनता के मन में जाता है कि दरअसल आपके ऊपर कार्रवाई सही हो रही थी, लेकिन कहीं से दबाव बनाना है। और राजस्थान की सरकार के ऊपर अलग अलग मामलों में कई ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं जो गंभीर दिखते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का मसला हो या फिर ईडी और सीबीआई का। मुझे लगता है कि परिणाम तो अंत में आता है, लेकिन जनता तो परसेप्शन पर देखती है और उसमें नरेंद्र मोदी की छवि काम कर जाती है। राजस्थान में देखिए, कम से कम इन कार्रवाई को लेकर के जनता का समर्थन है, ऐसा सर्वे दिखा रहा है। अब मैं आपके सामने शेखावटी इलाके का सर्वे भी दिखा रख देता हूं। 24 सीटें यहां पर है। भावेश्वर, में आपके पास आऊंगा। ये लोकसभा की चुरू, झुंझुनू और सीकर सीटों को मिलाकर के बनता है शेखावटी का इलाका। 2018 में ये इलाका कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल नीले रंग में रंग गया था। 19 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से भगवा हो गया था। अब ये 2023 में क्या कहना चाहती है यहाँ की जनता, आपके सामने हम रखते हैं सर्वे। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा शेखावटी से ही आते हैं। 24 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में भी कांग्रेस से आगे 11 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। ये 6 सीटों का इजाफा होगा 2018 से। कांग्रेस को 3 सीटों के नुकसान के साथ 13 सीटें जीतने के आसार बनते दिखते हैं। अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिलती हुई दिखती। 3 सीटों का नुकसान अन्य के लिए भी यहां पर होगा। लेकिन आप जयपुर धौलपुर की बात करें, कोटा टोंक की बात करें, उसी में शेखावटी भी जोड़ दीजिए, तो अभी तक तो यूनिफॉर्म ट्रेंड दिखाई दे रहा है भावेश, आपके सर्वे के मुताबिक बीजेपी के पक्ष में। देखिए, बिल्कुल, एक तो आप क्लियर वहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है कि वहाँ पे भारी एंटी इनकम्बेंसी है गवर्नमेंट के खिलाफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे ट्रेडिशनली आप देखें तो 5 सालों में सरकार बदलती रहती है, तो एक तो वो फैक्ट है। लेकिन दूसरा एक देखेंगे, बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारी गलतियाँ हो रही है। वहाँ पे एक पर एक सेल्फ गोल करने की कोशिश हो रही है। आप देखें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन यदि बीजेपी का गौर से देखें तो आप देखेंगे शुरू में जैसे एक प्रभाव दिख रहा था कि सेंट्रल लीडरशिप उस पर डिसाइड कर रहे हैं, वहाँ पर वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके चले। लेकिन लास्ट आते आते आप देखेंगे वसुंधरा राजे को खुश करने की कोशिश में उससे पुराने चेहरों को दोहराया गया, जिसके वजह से आप देखेंगे, आपने याद कीजिए पिछला सर्वे हमारा देखेंगे तो इन सब रीजन में बीजेपी इससे ज़्यादा अच्छा करती हुई दिख रही थी। लेकिन चूंकि शेखावटी की हम लोग अभी बात करें तो शेखावटी देखिए ट्रेडिशनली वहाँ पे वो कांग्रेस वहाँ पे मजबूत रही है। इससे पहले जब हम लोग कोटा की बात करें तो कोटा में बीजेपी ट्रेडिशनली वहाँ पे मजबूत रहती ही है। दूसरी बात है कि पूरे राजस्थान में आप देखिए जो अशोक गहलोत का जो पिछले 5-6 महीने में जो भी एक प्रीव्यूज अनाउंस किए, वो एक कहीं ना कहीं कुछ इफेक्टिव तौर पे दिख रही है कि वो काम करती दिखे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कांग्रेस जो यदि हारती है तो बहुत बुरी तरह हारती है। इसमें आप देखेंगे लगभग मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन लगभग सही फाइट देने की कोशिश में है कांग्रेस यहाँ पे। वो तो आपने जिक्र किया कि जब पिछला चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी थी, 13 का चुनाव, उस वक्त तो लगभग बिल्कुल डेसिमेट हो गई थी, खत्म हो गई थी। इस बार कांग्रेस पीछे भी अगर दिखी आपके पिछले ओपिनियन पोल में, तब भी 70 के अराउंड आसपास उसने मेंटेन किया हुआ है अपने आप को। बिल्कुल, देखिए एक हिस्टोरिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे देखेंगे आप पिछले 3-4 विधानसभा में आप देखेंगे, 2003 के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे 54 ऐसी सीटें जहां पे कांग्रेस कभी जीती नहीं, वहां पे सिर्फ बीजेपी जीतती है। मतलब कांग्रेस को यदि सत्ता में आना है या सत्ता में यदि आना है तो उनको 146 सीटों में 101 सीटें चाहिए।
तो एक तो कांग्रेस के लिए वहां पे टफ होता है। इसलिए आप देखेंगे 2018 में बहुत सारे फैक्टर जो कांग्रेस के पक्ष में काम कर रही थी, तब भी उनकी जो सीटें सिर्फ 99 रही। कांग्रेस पार्टी की गारंटी या नरेंद्र मोदी की गारंटी, इस पर जवाब आप देख लीजिए। बीजेपी के पक्ष में 44% लोगों का जवाब आया, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 42% लोगों का जवाब आया। इसमें आप बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी हैं तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की गारंटी पर यकीन करने वाले भी लगभग उतने ही हैं। दूसरा एक जो बड़ा फैक्टर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया वो था ये नोशन कि भाई अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बहुत खटपट है। और ये बात सही है कि सचिन पायलट ने लगभग बगावत ही कर दी थी, सरकार गिरते गिरते बची। लेकिन क्या आप सब ठीक हो गया, दोनों एक हो गए, लोग क्या मानते हैं? यहां भी आपको बिल्कुल बटी हुई राय मिलेगी। हाँ, मानते हैं कि दोनों एक हो गए, कांग्रेस पार्टी का घर जो है संवर गया फिर से। 31% लोग मानते हैं। नहीं मानने वाले यानी कि मतलब झगड़ा अभी भी है कांग्रेस पार्टी में, 32% लोग हैं। तो जितना क्लोज जवाब आपको इन दोनों सवालों का मिला है, क्या नतीजे भी उतने ही क्लोज होंगे? क्या कह रहा है मारवाड़, क्या कहता है मेवाड़, इसके नतीजे आपके सामने रखेंगे। जोधपुर, जालौर और नागौर ये लोकसभा सीटें जोड़ करके बनता है। इस रीजन की सबसे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी जोधपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनाव क्षेत्र सरदारपुरा यहां पर है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद हैं। और यहां की जो 56 सीटें हैं ये क्या बता रही हैं सर्वे में, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर करती दिखती है बीजेपी से? सर्वे कहता है नहीं, यहां पर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 34 सीटों के साथ बनती दिख रही है। ये 11 सीटें ज्यादा होंगी 2018 की तुलना में, और कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 20 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है, ये हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। अन्य 2 पर जीत जो है वो अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारवाड़ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ये तो हमने जैसा बताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरदारपुरा सीट वाला इलाका है। संजीव जी, देखिए, जो एक बड़ी पेच फंसी हुई है इस ओपिनियन पोल में या अभी राजस्थान के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन में, जिस तरह से आप लोग, मतलब मेरा ये मानना है कि राजस्थान का इलेक्शन डेफिनेटली बीजेपी को एज है, ये मैं भी कह रहा हूं और शुरू से कह रहा हूं। बट राजस्थान में एक जो एक्स फैक्टर है, आपने अन्य की संख्या बहुत कम कर दी ओपिनियन पोल में, और उसका कारण मैं भावेश की मजबूरी या दिक्कत समझ सकता हूं, क्योंकि अभी सीट्स डिक्लेयर नहीं हुई है। 7 तारीख लास्ट डेट है नामांकन का, उसके 3 दिन बाद तक फिर फॉर्म्स विड्रॉ हो सकते हैं। तो अब की बार, पिछली बार भी आप देखिए, अन्य की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अन्य में 16 तो करीब निर्दलीय थे, फिर बीएसपी के थे, फिर जो एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो है। तो ये सब जो फैक्टर्स प्ले आउट करेंगे, क्योंकि अब जितने बागी हो रहे हैं ना, उनको हनुमान बेनीवाल की पार्टी टिकट दे रही है। अब मेरे पास राखी जी तो बीजेपी से है, मैं बताऊं जैसे यूनुस खान डीडवाना से मोस्ट प्रोबेबली एक बागी की तरह लड़ेगा जो हमेशा जीतता रहा है। वसुंधरा जी का खास आदमी है, लेकिन ये लोग टिकट नहीं देंगे उसको, मुसलमान को नहीं देना है उन्हें, जो भी कारण है। कैलाश मेघवाल 90 साल के होने को आ रहे हैं, फॉर्मर स्पीकर है, सबसे सीनियर विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अर्जुन मेघवाल के खिलाफ बयान दे दिया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको टिकट नहीं मिल रहा। वो आज शाहपुरा पहुंच गए हैं, भीलवाड़ा की जो उनकी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर उन्होंने फॉर्म भरा, सपोज, जिसकी पूरे चांसेस हैं, तो वो निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेंगे। तो ये जो अन्य होंगे ये एक बड़ा फैक्टर बन के आ सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में हमें उसका आभास नहीं लग रहा है, क्योंकि आज की तारीख में एक जनता बीजेपी कांग्रेस के बीच की बात कर रही है। जी हाँ, बीजेपी आगे रहेगी, लेकिन कितना आगे रहेगी, कितना बागियों और अन्य की बैसाखियों पे निर्भर करेगी, ये तस्वीर जो है वो 10 तारीख के बाद ज्यादा क्लियर होगी। नहीं देखिए, अभी भी 150 सीटों का सर्वे हम लोग दिखा चुके हैं। 84 भाजपा, 64 कांग्रेस पार्टी, 20 सीटों का ही अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर अगला इलाका, उसमें 48 सीटें आती हैं, मेवाड़ का इलाका, तो वो उसमें इतनी गुंजाइश तो है कि ये यहां पर कोई अपसेट भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। जनरली लोग मान रहे हैं बीजेपी आगे चल रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सौरभ। कोई अपसेट सिर्फ बचे हुए मेवाड़ में थोड़ी होगा, अपसेट शेखावटी में भी होगा, अपसेट मारवाड़ में भी होगा, अपसेट डुंडौर में भी होगा, क्योंकि यहाँ सब बागियों की संख्या अच्छी खासी हो रही है। रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं दिया है, बीजेपी शामिल करा दी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कद्दावर युवा नेता है, टिकट उसको दिया नहीं। बाकी सारे बीजेपी के लोग इकट्ठे हो गए कि इसको तो नहीं देना, कि ये आ गया यंग लड़का तो हमारी 30 साल की राजनीति खराब हो जाएगी। तो ऐसे कांग्रेस में भी कई उदाहरण है। कांग्रेस ने जैसे किशनगढ़ में बीजेपी छोड़े विकास चौधरी को टिकट दे दिया है, वहां पिछली बार सुरेश टाक इंडिपेंडेंट जीता था। अब लोगों का कहना है विकास चौधरी जीते तब भी कांग्रेस जीतेगी, सुरेश टाक जीतेगा तब भी कांग्रेस, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट। तो वहां से जो चौधरी बीजेपी का कैंडिडेट है उसकी स्थिति कमजोर है। देखिए,
असल में इस तरह के शो में प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि जिसको कुछ ज्यादा जानकारी होती है राजस्थान की, वो फिर एक ज्यादा पेचीदगियों में घुस जाता है। नहीं, अब तो मैं आपने कह रहा हूं राजस्थान में कि बैठ के असल- सर राजस्थान की जानकारी नहीं दी तो क्या बात है, लेकिन मैं चाहूंगा आप मुझे थोड़ी दिल्ली की भी असली जानकारी बात दें। ये है, ये जो अखबारों मैं में बस खबर ये कहना छपी, चाह रहा हूं, आखिर में संजीव जी, एक जो अखबारों में बात खबर मैं छपी देता हूं। कि अशोक गहलोत जो है उन लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं जो उनके वफादार रहे, सचिन पायलट की बगावत की समय पर भी राहुल गांधी और उनकी बहस हो गई और सोनिया गांधी जी को इंटरवीन करना पड़ा। आप यकीन करते हैं इस खबर पर? हाँ, मैं यकीन करता हूं, बिल्कुल यकीन करता हूं, क्योंकि देखिए राहुल गांधी और अशोक गहलोत में कभी नहीं बनी। राहुल गांधी पार्टी के अंदर एक जनरेशन चेंज चाहते हैं, अशोक गहलोत स्टेटस कोइस्ट है और सबसे मजबूत नेता है राजस्थान के, सबसे पुराने, सबसे अनुभवी और आप जिस भी अंदाज में उसको ले सबसे शातिर तो जब सबसे जो शातिर जना है तो उसके सामने राहुल गांधी चाहते थे नए लोगों को चेहरा देना, लेकिन अशोक गहलोत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था किन लोगों ने मेरी सरकार बचाई वो सारे रिपीट होने चाहिए। तो अब वो सारे रिपीट तो हो जाएंगे, लेकिन वो अगली सरकार ही नहीं बनेगी तो बचाएंगे क्या और बिगाड़ेंगे क्या? तो आपने अपनी निष्ठा और अपने वफादार लोगों को बड़ी संख्या में अकोमोडेट जो किया है, उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा पार्टी भुगतेगी। जी, चलिए, अच्छा, ठीक है। अब आपने भी कहा कि भाई ये सस्पेंस जो है ज्यादा नहीं बरकरार करना चाहिए। मेवाड़ की सीटें में 48 सीटें रख रहा हूं आपके सामने, राजस्थान का ओपिनियन पोल स्पष्ट कर देगा कि किसकी सरकार बन रही है इस बार, और क्या पिछले 15 दिनों में हमारे ओपिनियन पोल में भी कोई अंतर देखने को मिला है। 48 सीटों वाला मेवाड़, देखिए यहां पर राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का इलाका आता है। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी मेवाड़ से राजसमंद की सांसद हैं और अब विधायकी के चुनाव में उतरी हुई है। गुलाब चंद कटारिया इसी मेवाड़ से आते हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रघु शर्मा यहाँ से आते हैं। इनके अलावा दो और लीडर, 2 सीपी जोशी भी हैं यहाँ पर, एक बीजेपी के, एक कांग्रेस के, दोनों यहीं से आते हैं। अब ये सर्वे क्या कह रहा है वो आप देख लीजिए। बीजेपी इस मेवाड़ के इलाके में भी 2018 की तुलना में भी बेहतर और कांग्रेस पार्टी की तुलना में तो दुगना बेहतर प्रदर्शन करती हुई हमें दिखाई दे रही है। 31 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी 16 सीटों पर जीत हासिल मेवाड़ में कर सकते हैं। और इसके साथ ही पूरी 200 सीटों का सर्वे भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप देखिए, सर्वे इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ये बता रहा है कि राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की प्रबल संभावना है। सर्वे को लगता है, सर्वे में दिखता है कि ये सरकार बन रही है 115 सीटों के साथ, 80 सीटों के साथ नजदीक सही इस चुनाव में, लेकिन पिछड़ रहे हैं अशोक गहलोत। लेकिन अगर आप फिर कहूंगा 2018 वाली हार कांग्रेस की याद करें तो वो 21 सीटें आई थी केवल। अभी ओपिनियन पोल कह रहा है कि गहलोत हारेंगे लेकिन 80 सीटों तक जा सकते हैं। अब ये उनके ऊपर है कि वो यहां से इस चुनाव में आगे कितनी रेस लगा सकते हैं, कितनी दौड़ लगा सकते हैं और क्या इसको और करीब ले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी, या बीजेपी इस चुनाव में अपना गैप और बना लेती है आने वाले 15 दिनों के अंदर। लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में अगर आप अंतर देखें 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच का, वो ट्रेंड क्या है, उससे भी बहुत कुछ पता चलता है कि इस जो हवा बह रही है वो किस पक्ष में बह रही है। तो आप देखिए, उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है। पहले ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरे ओपिनियन पोल में आते आते 10 सीटें कम हो गई, ये 115 हो गई। और कांग्रेस पार्टी को पहले ओपिनियन पोल में 72 सीटें मिलती हुई दिख रही थी, वो बढ़ करके 80 हो गई। तो ये तो भावेश, आपके 2 ओपिनियन पोल में काफी अंतर दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि वहाँ पे एक जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉब्लम हुई है बीजेपी के साथ, शुरू में जैसे लग रहा था बीजेपी वहाँ पे एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप के थ्रू से जाना चाहती है और वहाँ पे सबको खुश करके रखना चाहते हैं, तो सबके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, दिख रहा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश। देखिए, राजस्थान को आप यदि सही से समझेंगे, 2018 में, इससे पहले आप देखेंगे कभी अशोक गहलोत, कभी वसुंधरा, इसी तरह के पॉलिटिक्स वहाँ पे दिखते गए। लेकिन 2018 में आप यदि गौर से देखें और जिस तरह हम लोग शुरू में ढूंढार वाली रीजन को देख रहे थे, उसमें आप देखेंगे सचिन पायलट के बहुत बड़ी फैक्टर थे जिसकी वजह से कांग्रेस जीत के आई थी। वहाँ पर लोग एक नई लीडरशिप चाहते थे। वही चीज़ें बीजेपी के साथ यहाँ बीजेपी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, बीजेपी के साथ भी हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के भी उभर रही है, बीजेपी सत्ता में भी है, लेकिन कह रहे हैं ना, सेल्फ गोल करते करते बीजेपी धीरे धीरे डाउनवर्ड के। एक बात संजीव जी की बातों का जरा रिप्लाई दी, उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियों को हमने डाउन प्ले किया। नहीं संजीव जी, ऐसा हमने नहीं किया है। यदि छोटी पार्टी जब भी दिखेगी हम जरूर करेगी। जब तक ये फील्ड वर्क हुआ है 31 अक्टूबर, तब तक बीजेपी का भी 76 सीटों पे कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ था। तो वो सारे जो फैक्टर है, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं डाउन प्ले नहीं करता। जिस दिन आएगा जरूर मैं दिखाऊंगा।
एक बार जरा स्वर्णिम जी के पास चलते हैं। स्वर्णिम जी, देखिए सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, ये बात ठीक है, लेकिन एक उम्मीद भी दिखाई दे रही है। 15 दिनों के अंदर अंदर आपका ग्राफ काफी बेहतर हुआ है, हमारे ही सर्वे में दिख रहा है। देखिए, हमारा ग्राफ तो बेहतर ही था और बेहतर रहेगा। आप निश्चित रूप से देखिए, जो आपने सर्वे दिखाया, मैं आपको बता रहा हूं 130 से 50 सीट के बीच हम जीतेंगे। उसके कारण है, भारतीय जनता पार्टी के 52 प्रत्याशी तो वो हैं जिनको इनके कार्यकर्ता जो हैं वो ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनका ही समर्थन नहीं मिल रहा। जनता की तो बात छोड़िए, जनता को तो पता है, एक ही सवाल है यहाँ पे कि 500 रुपए में सिलेंडर अशोक गहलोत सरकार दे सकती है तो बीजेपी ने अब तक क्यों नहीं दिया। ओपीएस की बात है और 100 यूनिट बिजली की बात है, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री की बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 3 लाख नौकरियां जो अशोक गहलोत सरकार ने दी और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासन को भी सबने देखा। तो इन सब चीजों को लेकर के आज हमारे पास, हम कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं पुनः सरकार बनाएंगे, रिवाज बदलेगा लेकिन सरकार नहीं बदलेगी। और निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले समय में अगर आप दोबारा सर्वे करवाएं, टिकट डिक्लेयर हो जाने दीजिए, 7 तारीख से हमारा कैंपेन स्टार्ट हो जाने दीजिए, आप 10 तारीख के बाद आप हमारी दिक्कत यह है स्वर्णिम जी, हम सर्वे कर तो सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते, तो करने का फायदा क्या? चुनाव आयोग की रोक है इसके ऊपर। लेकिन राखी जी, देखिए ये सर्वे आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन एक चुनौती भी दिखा रहा है कि आपको यहाँ जनता के बीच में अपना मैसेज अभी और मजबूती से ले जाने की जरूरत है, क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ है। देखिए सौरभ जी, हर चुनाव को चुनौती के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सर्वे पे अभी जो एक प्रॉपर एक अपनी इमेज, अपनी कुछ भी एक डिसीजन करना ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये घोषणा पत्र हम लोगों का आना बाकी है। अभी बहुत सारी सीट पे, जैसे कहा कि 76 सीट्स पे तो डिक्लेरेशन ही नहीं हुआ था, अभी भी बहुत सारी सीट्स कांग्रेस की आज के दिन भी बाकी है। तो जिस तरह से अभी फाइट सामने क्लियर नहीं हुई, निश्चित तौर पे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि जिस तरह से घोषणा पत्र के माध्यम से हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे, उन्हें कांग्रेस पार्टी की नाकामी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे उनकी बात भी करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के बारे में कह रहे थे, तो मैं सौरभ जी बता दूं, इनकी लिस्ट में वही लोग हैं, या तो वो गद्दार हैं जो 2020 के अंदर मानेसर चले गए थे, या वो गद्दार है जिन्होंने पिछले साल 25 सितंबर को सीएलपी की मीटिंग को मना कर दिया था अटेंड करने के लिए, सोनिया गांधी जी के आदेश को मानने से मना कर दिया। इसका मतलब है तो अल्टीमेटली वही लोग मिक्स करके जिन्होंने किसी ना किसी लेवल पर कांग्रेस पार्टी को चीट किया है, चाहे वो मानेसर प्रकरण के माध्यम से हो या पिछले साल 25 सितंबर की सीएलपी की मीटिंग में सोनिया गांधी जी की बात नहीं मानने की बात हो। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ उटव्वल लगातार चला है, वो अभी भी सेटल नहीं हुआ है। वो आपका सर्वे भी बता रहा है कि सेटल नहीं हुआ है। कभी भी कोई भी स्टेट ऐसी पार्टी को सरकार में नहीं लाना चाहेगी जिसके लोग आपस में ही झगड़ा करते हैं। ये सर्वे हमने परसों तक कंपाइल किया तो उसमें 45% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, कांग्रेस पार्टी को 42% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। 3% का गैप है, 3% वोट का गैप सीटों में और ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या संजीव जी, आप इस इलेक्शन को नजदीकी चुनाव, क्लोज इलेक्शन के कैटेगरी में मानते हैं? की कैटेगरी में है, बीजेपी की ज्यादा सीट्स आ सकती हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन मैं भावेश की है वो ये नहीं कह रहा था कि उन्होंने इग्नोर किया है। मैं कह रहा था कि भावेश का कंपल्शन है, जब तक अन्य पार्टियां और बागी लोगों की सूची क्लियर नहीं होती। मेरा मानना है कि जो आप 110 और 85 मतलब 195 सीट तो आपने दे दी कांग्रेस और बीजेपी में, और अदर्स को दे रहे हैं 5। अब मैं कह रहा हूं अगर अदर्स 20 से कम हो तो फिर एक फ्रेंडली सी बेट लगा सकता हूं मैं यहाँ पे। सो अदर्स की संख्या 20 या 20 प्लस होगी। और कहीं ना कहीं देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो सकता है राजस्थान का, कि 2 जने अदर्स को कंट्रोल करने वाले हैं। ये ना मोदी जी के बस की बात है, ना राहुल सोनिया के बस की बात है। अन्य को कौन कंट्रोल कर सकता है राजस्थान में, या कौन लुभा सकता है, अशोक गहलोत या वसुंधरा? तो ले देखे जो हमने मानेसर के टाइम एक अंडरस्टैंडिंग देखी थी, वो 2023 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी देख सकते हैं। अगर लोगों को बीजेपी आगे दिखी और वसुंधरा के बनने के चांस मिले तो अशोक गहलोत पीछे के दरवाजे से हेल्प कर सकते हैं, या वाइस वर्सा, क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता का भी एक अलग चरित्र होता है, वो अपने आसपास से नहीं दाने देना चाहती। ये दोनों तो एक लेवल पे एक कंफर्ट देखिए जिस और आप इशारा कर रहे हैं उस पर तो एक क्लैरिफिकेशन कल में और आज में हमको देखने को मिल गया।